गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं आप सबको बायो की क्लास में आनुवांशिक आनुवांशिक लक्षण के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको यूपी लेखपाल सुपर टेट के लिए है। ठीक दोस्तों, आनुवांशिकता आनुवंशिक क्या है दोस्तों? आनुवंशिकता क्या है? इसकी परिभाषा की था ऐसी प्रक्रिया जिसमें आनुवांशिक लक्षण ऐसी प्रक्रिया लक्षण कोई भी हो कि दर पीढ़ी से और दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होने वाली लक्षण को एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी प्रसारित होने वाली लक्षण को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग आनुवांशिकता बोलते हैं। आनुवांशिकता बोलते हैं। अब आनुवांशिकता की खोज किसने की थी? आनुवांशिकता की खोज किसने की थी तो दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहाँ के दोस्तों? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और इन्होंने उद्यान मटर का प्रयोग भी किया था। किसका प्रयोग भी किया दोस्तों? उद्यान मटर का भी इन्होंने प्रयोग किया था। उद्यान मटर का भी इन्होंने प्रयोग किया था। और लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम क्या दोस्तों? इसमें दो होते हैं। एक मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम होते हैं दोस्तों। मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम होते हैं। पहला स्वयं अपव्यूहन का नियम और एक पृथक्करण का नियम। एक पृथक्करण का नियम, इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लॉ ऑफ डिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और अन्य नाम युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम बोला जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, आनुवांशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम क्या है? इसका माध्यम समझते हैं दोस्तों। जैसे ये क्रोमोसोम एक गुणसूत्र होता है। क्या होता है दोस्तों? क्रोमोसोम एक गुणसूत्र होता है जो ये और ये चार भागों में बटा हुआ है दोस्तों। अब इसमें ये एक वो बना लेता है, एक श्रृंखला बना लेती है। ठीक दोस्तों, एक ये श्रृंखला बना लेती है जो प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर होती है। क्या होती है दोस्तों? जो क्रोमोसोम की संख्या जो होती है प्रजातियों में, वह निश्चित और स्थिर होती है। ठीक, और इसकी खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? कार्ल विल्हलम। कौन थे दोस्तों? कार्ल विल्हलम और वोन नागिली। कब किए थे दोस्तों? 1842 ईस्वी में। कब किए दोस्तों? 1842 ईस्वी में किए थे। और एक दोस्तों ये न्यूक्लियोप्रोटीन, और ये क्या बनाता है दोस्तों? न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसके जीन धारक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जीन धारक होते हैं। और इनका नाम कौन रखा दोस्तों? वाल्डेयर 1888 ईस्वी में इसका नामकरण हुआ था। क्रोमोसोम का नामकरण कब हुआ दोस्तों? वाल्डेयर 1888 ईस्वी में इनका नामकरण हुआ था। ठीक दोस्तों, अब आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों? ठीक, अब आनुवांशिक लक्षण धारण करने वाली क्रोमोसोम की स्थिर डीएनए से बनी एक अतिसूक्ष्म संरचनाएं हैं। किससे दोस्तों? डीएनए से। किससे बनी हुई दोस्तों? डीएनए से बनी हुई एक अतिसूक्ष्म संरचनाएं हैं, जिसे जीनों का अनुक्रम कहते हैं। जैसे इससे उत्परिवर्तन होता है। क्या हो दोस्तों? उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन से क्या होता है? अनुक्रमान के आधार पर परिवर्तन होता है दोस्तों। फिर इससे जीनोम बनता है दोस्तों। क्या बनता है? जीनोम बनता है। फिर जीनोम से दोस्तों जीनों का अनुक्रम बनता है। क्या बनता है दोस्तों? जीनों का अनुक्रम बनता है। ये जीन है हमारा आपका। ठीक, जो जीवों का जीन होता है दोस्तों, इसको हम जीनोम के सभी गुणसूत्रों और संरचनाओं का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन होता है। संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक संगठन होता है जो जीनोम चित्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? जीनोम चित्रण होता है। इसका नामकरण क्या है दोस्तों? विल्हेम जोहानसेन। ये इसका नामकरण कब किया गया दोस्तों? 1909 ईस्वी में। कब किया गया दोस्तों? 1909 ईस्वी में इसका किया गया था दोस्तों।
और इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका सर्वप्रथम मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? सर्वप्रथम इसका प्रयोग मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? सर्वप्रथम इसका प्रयोग मक्का में हुआ था। इसके खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? इसके खोजकर्ता थे बारबरा मैल्टी-टॉक। बारबरा मैल्टी-टॉक इसके खोजकर्ता थे दोस्तों। ये कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के, यूएसए अमेरिका के रहने वाले। इनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजित किया गया 1883 में। कब दोस्तों नोबेल पुरस्कार, कब इनको प्रकाशित किया, नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था? 1983 ईस्वी में। ये इसमें मानचित्र में डीएनए दर्शाए गए हैं दोस्तों, इसको ध्यान से मानचित्र देख लीजिए। अब दोस्तों कोशिकाओं में डीएनए के खंड, कोशिकाओं में डीएनए के खंड क्या होते हैं दोस्तों? ट्रांसपोजोन। कौन बनाता है दोस्तों? ट्रांसपोजोन जो डीएनए बनाता है। और ये जंपिंग जीन और प्लवमान जीन होते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जंपिंग जीन और प्लवमान जीन होते हैं। ऐसे आनुवांशिक तत्व जो एक गुणसूत्र से और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में समर्थ होते हैं। कौन से दोस्तों? ऐसे आनुवांशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समर्थ होते हैं। अब दोस्तों अनुलेख ट्रांसक्रिप्शन एवं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेख और रिवर्स। तो दोस्तों डीएनए क्या है दोस्तों? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। और आरएनए क्या है दोस्तों? ट्रांसक्रिप्शन है। क्या दोस्तों? ट्रांसक्रिप्शन है। अब दोस्तों डीएनए के बारे में बता दूं। किसके बारे में दोस्तों? डीएनए के बारे में। इसमें शर्करा होती है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज एक इसमें शर्करा होती है दोस्तों। क्या होती है? एक इसमें जीन होता है, कौन सी, उसका क्या नाम है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोज। ये क्वेश्चन बहुत पूछा दोस्तों। जैसे डीएनए में डीऑक्सीराइबोज क्या होता है? और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? स्विस रसायन शास्त्री ने की थी। स्विस रसायन शास्त्री ने की थी। और फ्रेडरिक मिसर मिल के 1869 ईस्वी में। कब की दोस्तों? 1869 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर की थी रासायनिक शास्त्र, स्विस रासायनिक शास्त्र से। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें फास्फेट पाया जाता है। कौन सी पाया जाता है दोस्तों? फास्फेट पाया जाता है। और इसके कुंडलीकार विन्यास की खोज किसने की थी? इसकी कुंडलीकार विन्यास की खोज दोस्तों किसने की थी? डॉक्टर जेम्स वाटसन ने की थी। कौन दोस्तों? डॉक्टर जेम्स वाटसन ने की थी। और डॉक्टर फ्रांसीसी और क्रिक मिलके और HMHF विल्किंस ने भी किया था। तथा क्रैकलिन 1853 में। और न्यूक्लिक अम्ल क्या दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल इसमें न्यूक्लिक अम्ल भी पाया जाता है। और इसकी प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? हरगोविंद खुराना के द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोगशाला में हुआ था। और नाइट्रोजनी बेस क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजनी बेस डीएनए में पाया जाता है। इसका चार पार्ट में इसको बताया गया है। एक एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा थाइमीन, चौथा साइटोसिन। और डीएनए एवं आरएनए के मुख्य अंतर में मतलब डिफरेंस बता दूं, जो आरएनए और डीएनए में होता है। ठीक दोस्तों, आरएनए और डीएनए में जो मुख्य अंतर होता है, पहले आप डीएनए का देख लीजिए। डीएनए में क्या पाया जाता है दोस्तों? ऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जो अभी मैं ऊपर यहाँ पे बताया ये। ठीक दोस्तों, और फिर आरएनए में क्या पाया था? राइबोज शर्करा पाया था। क्या पाया था दोस्तों? राइबोज शर्करा। इसके बेस कौन थे? एडीन है। इसके बेस क्या है दोस्तों? एडनीन है। इसका बेस क्या दोस्तों? एडनीन है। और आरएनए के बेस क्या? थाइमीन है। इसका बेस क्या है दोस्तों? थाइमीन है। इसका एडनीन है। एडनीन, ग्वानिन और थाइमीन और साइटोसिन है। ठीक, और इनका आरएनए का दोस्तों, इनका थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। क्या होता है दोस्तों? थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। इनकी अवस्थिति क्या है दोस्तों? ये मुख्यतः केंद्रक व कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में होते हैं। ये कहाँ अवस्थित होते हैं दोस्तों? ये केंद्रक व कुछ मात्रा में
माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में होते हैं। कहाँ होते हैं दोस्तों? हरित लवक में होते हैं। इनकी अवस्थिति कहाँ है दोस्तों? यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में दोनों में होते हैं। कहाँ होते हैं दोस्तों? कोशिका में भी होते हैं और द्रव्य में भी होते हैं। आरएनए दोस्तों मैं आपको बताता हूं आरएनए ट्रांसफर कैसे होता है। आरएनए ट्रांसफर प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल और राइबोसोम लाना होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल में राइबोसोम लाना होता है। ठीक दोस्तों। और आरएनए के मुख्य प्रकार इसमें क्या होता है दोस्तों? टीआरएनए होता है। क्या दोस्तों होता है इसमें? इसके अंदर जो ग्राफ पाया जाता है आरएनए के अंदर, वो टी ग्राफ में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम टी में है, टीआरएनए। ठीक दोस्तों, ये आप राइबोसोम लार्ज सब यूनिट देख ही रहे हैं दोस्तों। इसका आकार भी आप देख रहे हैं, ये टी आकार में बना हुआ है, ये टीआरएनए बोलते हैं। और इसको हम लोग एमआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एमआरएनए, जो ये एम आकार में पाया जाता है। अब इसको जो राइबोसोम स्मॉल सबमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? राइबोसोम स्मॉल सबमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? राइबोसोम स्मॉल बोलते हैं। अब आरएनए के मुख्य प्रकार इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों आरएनए होता है, एक एमआरएनए होता है। क्या हो दोस्तों? एक आरएनए होता है, एक एमआरएनए होता है। आरएनए में क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और मैनेजर आरएनए होता है। क्या होता है दोस्तों? एम मैनेजर, एम आरएनए क्या होता है? एम मैनेजर होता है। ठीक दोस्तों। अब राइबोसोमल क्या होता है? आरएनए होता है। राइबोसोमल क्या दोस्तों? आरएनए होता है। और इसमें एमआरएनए में, मैनेजर आरएनए में केंद्र के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्ल चुनने के लिए होता है। किसके लिए दोस्तों? अमीनो अम्ल के चुनने के लिए होता है दोस्तों। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डीओक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? डीओक्सी राइबोलिक एसिड। इसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा कहीं। डीएनए का फुल फॉर्म डीओक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं जैव उर्वरक के बारे में बता दूं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, जो आप कोई पौधा लगाते हैं, जो उसके नीचे तना निकलती है, उसको हम नाइट्रोजन वाले जीवाणु से बोलते हैं, जो हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। और मुख्य दलहनी इसमें फसलें होती हैं, जो फसल लगती है। जैसे क्या हो गया? चना, मटर और सेम। चना मटर और सेम हो गया। और दलहनी पौधा इसको बोलते हैं। इसको दलहनी पौधा क्या बोलते हैं? ये जड़ होता है। दलहनी पौधा का ये जड़ है दोस्तों। ये अरहर है। ये कब पाए जाते हैं दोस्तों? ये मुख्य दलहनी फसलें हैं, चना, मटर और सेम और अरहर, ये मुख्य दलहनी फसलें हैं। अब आ जाइए दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य पे। महत्वपूर्ण तथ्य, डीएनए में उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता दोस्तों? टायरोसिन जो है डीएनए में यौगिक में अमीनो अम्ल नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता दोस्तों? टायरोसिन। अब डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सीराइबोस, जो अभी हमने ऊपर बताया है दोस्तों। राइबोसोम्स होते हैं आरएनए में। राइबोसोम्स कहाँ होते हैं दोस्तों? आरएनए में होते हैं। साधारण मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना दोस्तों? 46 या 23 जोड़े होते हैं। -46 या -46 या 23 जोड़े होते हैं। मेंडल का आनुवंशिक का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। किस पे दोस्तों? लैंगिक जनन पे आधारित है। अब दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु के बारे में भी बता दूं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु
पहला फसल और जीवाणु। सोयाबीन में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं दोस्तों? राइजोबियम जैपोनिकम। कौन से दोस्तों? राइजोबियम जैपोनिकम। और 3 पतिया घास में कौन सी दोस्तों? राइजोबियम ट्राइफोलो। और लूसर्न में दोस्तों राइजोबियम मेलिलोती। और जलीय फर्न में दोस्तों एनाबीना और एजोली। और गुन्नेरा मैक्रोफाइला में दोस्तों नोस्टोक मस्कोरम। दोस्तों अब जैव उर्वरक के बारे में बता दो। किसके बारे में दोस्तों? जैव उर्वरक के बारे में। ठीक दोस्तों, जैव उर्वरक कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? जैव उर्वरक 4 टाइप के होते हैं। पहला दोस्तों सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं से युक्त खाद होती है जो। और दूसरा पर्यावरण हितैषी होती है दोस्तों। ठीक, तीसरा दोस्तों नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपलब्धता होती है दोस्तों। और चौथा दोस्तों खेतों में लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं। दोस्तों जैव उर्वरक, जैव उर्वरकों के प्रकार। जैव उर्वरक कितने मैंने भी बताया ना। ठीक दोस्तों, इसमें जैव उर्वरकों के प्रकार है। ठीक दोस्तों, पहला कौन सा है? कंपोस्टिंग एक्सीलेटर, जो सेलुलोनिटिक और लिंगोनिटिक में दो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? पहला क्या है? कंपोस्टिंग एक्सीलेटर। ये खाद होता है जो किसी चीज़ को कंपोस्ट करा जाता है। जैसे हम आप सबके घर में गोबर की खाद हो गई, कीट की खाद हो गई, तो उसको हम लोग कंपोस्ट कराते हैं। तो उससे हम लोग क्या बनता है? कंपोस्ट कराने में खाद बनती है। उसको हम लोग जैव उर्वरक खाद बोलते हैं, जो मतलब अपने से उगाया हुआ खाद। जैसे सेल्यूलोटिक और लिग्नोटिक उसमें पाए जाते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें दोस्तों इसमें 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के दोस्तों? 6 टाइप के। पहला क्या है वो दोस्तों? राइजोबियम। दूसरा एजोटोबैक्टर। तीसरा एजोस्पाइरिलम। और चौथा एसिटोबैक्टर। और नील हरित शैवाल और एजोला होता है दोस्तों। और तीसरा क्या है दोस्तों? पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाला होता है। और चौथा क्या है दोस्तों? फास्फोरस घुलने वाला। राइजोबैक्टीरिया और स्यूडोमोनास। इसमें 2 पाए जाते हैं दोस्तों। एक राइजोबैक्टीरिया होता है, एक स्यूडोमोनास पाया जाता है। और फास्फोरस घुलने वाले में दोस्तों 3 होते हैं। एक बैसिलम और स्यूडोमोनास और एस्परजिलस। क्या दोस्तों? एस्परजिलस होता है। अब आपको नील हरित शैवाल के बारे में बता दो दोस्तों। नील हरित शैवाल क्या है? इसमें दोस्तों 4 टाइप, मतलब 4 इसमें होते हैं। इसको पहले हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। नील हरित कहाँ सहायक होता है दोस्तों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया। और ये एजोला का सहचारी होता है। इसमें एजोला में ये सहकारी होता है, सहचारी आप समझ लीजिए। और इसका एक होता है प्रोकैरियोटिक शैवाल हो इसमें पाया जाता है। क्या पाया दोस्तों? प्रोकैरियोटिक शैवाल भी पाया जाता है। ठीक दोस्तों, अब एजोला नाइट्रोजन और स्थिरीकरण और उपज क्षमता। एजोला से क्या पाया जाता है दोस्तों? एजोला से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण से उपज क्षमता होती है। ठीक दोस्तों, और इसमें जलीय फर्न होता है, जलीय फर्न भी पाया जाता है दोस्तों। और फिर इसमें दुधारू पशुओं को खिलाने पर दुग्ध की मात्रा होती है। इसको खिलाने से दुधारू पशुओं को खिलाने पर दुग्ध की मात्रा क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। और पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया और एनाबीना और एजोली, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होते में। क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। एनाबीना एजोली में होता है और साइनोबैक्टीरिया में होता है और पृष्ठीय सतह पर भी होता है दोस्तों। और इसकी उपज क्षमता। आज बस इतना है दोस्तों। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब रिकॉन स्टडी एकेडमी। जो भी आपको पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।